हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा के उदय के बारे में। हरियाणा का उदय किस प्रकार हुआ और किस प्रकार चीजें आगे बढ़ी, अस्तित्व में आई, जिससे हरियाणा एक राज्य के रूप में उभर कर आया। आज सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हरियाणा का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास रहा है वो किस प्रकार रहा है। यदि किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको एक आपका बेस बन जाएगा आपको हरियाणा को अच्छी तरह से समझने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर जो है नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सारे अपडेशन देते हैं, सारी पीडीएफ देते हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, हरियाणा राज्य का उदय। हरियाणा राज्य का उदय अगर देखें हम तो काफी परिस्थितियों में हुआ है, क्योंकि जो मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक में इसका बहुत ज्यादा रोल हरियाणा का रहा है। फरवरी 1858 में हरियाणा प्रदेश का अधिकांश हिस्सा पंजाब राज्य में विलय कर दिया गया था। इट मींस जो फरवरी 1858 था, इसमें जो है ब्रिटिश सरकार का जो है राज हो रहा था। ठीक है जी, सत्ता किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में थी। तो उन्होंने क्या किया, जो पंजाब का अधिकांश हिस्सा है, ठीक है जी, वो जो हरियाणा का अधिकांश हिस्सा है वो किस में मिला दिया? आपका पंजाब में मिला दिया। 1892-93 में पंजाब एसोसिएटिव रिपोर्ट के संस्थापक ने यह स्वीकार कर लिया था, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो रही थी, क्योंकि इस टाइम पर क्या हो चुका था, 1857 की क्रांति जो है भारत में हो चुकी थी। तो हर टाइप से दंगे जो है वो उभर रहे थे। इन दंगों को शांत करने के लिए जो अंग्रेजी सरकार है उसने क्या किया था, जो हरियाणा का अधिकांश हिस्सा है वो पंजाब में मिला दिया था, ताकि एक प्रदेश को अच्छे से कंट्रोल कर लिया जाए। उनका कहना था कि हरियाणा वासियों और पंजाब वासियों में बेहद भिन्नता थी। ठीक है जी, और इसमें ये कहा गया था, इनका एक दूसरा कारण ये भी था इनको मतलब जोड़ने का, कि इनकी जो आपस की जो वेशभूषा थी और जो भाषा थी काफी मिलती थी। मतलब हम सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक मिलती थी इनकी भाषाएं, इनकी वेशभूषा और इनका खान पान। इसलिए इसको मिलाने का दूसरा कारण ये भी था कि आपस में लोग की जो भिन्नता है वो मिले। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अलग राज्य की मांग। अब अलग राज्य की मांग कैसे होती है वो देखते हैं। 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दिल्ली में अधिवेशन हुआ। देखिए, ये भी आपको याद रखना है कि 1925 में जो क्या हुआ था, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। अब मुस्लिम लीग भी जो आप जो है भारत की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत में, तो इस टाइम जो था वो आजादी का दौर, स्वतंत्रता संग्राम का दौर भारत में चल रहा था। क्योंकि जो है अब लोगों को अपने अधिकारों का जो है वो हनन नहीं होना दे चाहते थे। तो वो क्या कर रहे थे कि मतलब अपने अधिकारों की मांग के लिए दिन प्रतिदिन आंदोलन और विद्रोह कर रहे थे। इसलिए जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ 1925 में हुआ, किसका हुआ? मुस्लिम लीग का। ठीक है जी, जिसमें स्वागत समिति के सदर पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। अब आप अगर मैप में देखें, अगर आपने हरियाणा का मैप देखा है तो उसमें क्या है, जो हरियाणा है और पंजाब है और दिल्ली है, ये पास पास का क्षेत्र है। तो ये क्या करते थे, कभी हरियाणा को पंजाब में मिला दिया, ठीक है जी, और कभी जो है पंजाब को ये दिल्ली में मिलाने की बात करते थे। क्योंकि ये क्षेत्र आपस में पास पास थे, इसलिए ये कंडीशन इनकी बनी रहती थी। 1928 ईस्वी में जब दिल्ली में सर्वदल सम्मेलन हुआ, दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने भी लगभग यही मांग उठाई। क्योंकि इस टाइम पर ऐसा हो गया था कि सभी अपने अधिकारों को लेकर मांग कर रहे थे, चाहे वो हो क्षेत्र की मांग, चाहे वो अधिकारों की मांग, हर टाइप से जो है मांग यहाँ पर उठ रही थी। आगे बढ़ते हैं, अब नोट देख लेते हैं।
पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान को तैयार करते वक्त नेहरू रिपोर्ट में कहा था, मतलब ये कहा था कि भाई इसको जो पंजाब को है ना दिल्ली में मिलाओ। ये कहीं न कहीं इससे भी सहमत थे क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो हरियाणा और दिल्ली और पंजाब वाला एरिया है, सारा एक में होके हम इस पे अच्छे से कंट्रोल कर सकें। भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य बनाने के सिद्धांत को मान्य ठहराकर इस मांग का समर्थन किया गया। देखिए, पहले तो 1858 में हमने देखा था कि अंग्रेजों ने इसका जो है इकट्ठा करने का ये भी इनका मकसद था क्योंकि यहाँ के लोगों में, हरियाणा और पंजाब के लोगों में काफी भिन्नता हमें देखने को मिली थी। लेकिन बाद में क्या होता है, ये अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर, ठीक है जी, मतलब ये कहते थे कि हमारी भाषा अलग है, पंजाब वालों की भाषा अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। तो इसको जो है बेस बनाकर इन्होंने क्या किया, इस मांग का समर्थन किया। 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी मिस्टर जॉफरी ने कहा था कि अंबाला डिवीजन अर्थ हरियाणा पंजाब में केवल इत्तेफाक से मिला हुआ है। देखिए, अब ये कह देते हैं कि इत्तेफाक से मिला हुआ है, लेकिन जो 1858 की कंडीशन क्या कहती है कि इनको अंग्रेजों ने एक क्षेत्र में मिला दिया था, लेकिन जो है अब ये कहते हैं कि इत्तेफाक से मिला था। अगर इत्तेफाक से मिला था तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ समय तक रहता, लेकिन यहाँ 1931 आ गया, 1858 से लेकर 1931 आ गया, तो ये एक ही पार्ट बने रहे। आगे बढ़ते हैं हम। ऐतिहासिक दृष्टि से यह क्षेत्र पंजाब का नहीं बल्कि हिंदी राष्ट्र क्षेत्र हिंदुस्तान का था। इट मीन्स क्या कहते हैं कि अगर जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो जो है हरियाणा का रोल ज्यादा माना जाता है। वो ऐतिहासिक दृष्टि से मतलब पंजाब, ये प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत में हिंदी क्षेत्र जो है हरियाणा का वो ज्यादा मान्य रहता है। इसकी भाषा हिंदुस्तानी है, ना कि पंजाबी। यह हर लिहाज से पंजाब से भिन्न है। मतलब अब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया था कि जो पंजाब वाला एरिया है, हरियाणा वाला एरिया है, ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि इनकी संस्कृति और इनकी भाषा अलग है। लेकिन 1858 के दौर में ये कहते हैं कि इन दोनों में भिन्नता पाई जाती है और काफी हद तक इनमें भिन्नता पाई जाती है, इसलिए वो उस एरिया को एक कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ लोग क्या कहते हैं कि इनकी भाषा पंजाबी है, हमारी भाषा हिंदी है, ठीक है जी। उस लिहाज से ये पंजाब को हरियाणा को अलग करने की मांग उठाते हैं। आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1932 को हरियाणा और दिल्ली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने भी कहा था। अब ये है कि इसके ना जो फेवर में धीरे धीरे सारे जो नेता थे, है ना, वो होने लग गए थे। मतलब सब चाहते थे कि जो पाकिस्तान, ये सॉरी हमारा पंजाब है और ये अपना हरियाणा है, इसको अलग अलग कर दिया जाए। भारत के समस्त इतिहास में अंबाला डिवीजन शिमला जिले को छोड़कर कभी भी पंजाब का भाग नहीं रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि अगर हम भारत के पूरे इतिहास की बात करें, चाहे वो हमारा प्राचीन का इतिहास हो, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है जी, किसी भी मतलब इतिहास की बात करें तो जो अंबाला डिवीजन था, ठीक है, और शिमला जिले को छोड़कर कभी भी पंजाब का भाग नहीं रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से फैक्ट निकल कर आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर छोटू राम, आफल अली, मोहम्मद अली जिन्ना आदि, मतलब ये सारे क्या थे, इसके फेवर में थे कि भाई इन जो है एरिया को अलग अलग कर दिया जाए ताकि इस पे अच्छे से शासन हो सके, इसका अच्छे से कंट्रोल हम कर सके। ये धीरे धीरे इस मांग को आगे बढ़ा रहे थे। प्रांतीय तथा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अलग हरियाणा प्रांत के मांग का समर्थन किया। अब मैंने अभी आपको बताया है कि सभी जो नेता थे, ठीक है जी, और सारे जो है व्यक्ति जितने भी हरियाणा पंजाब के थे, सभी ये चाहते थे कि ये दोनों एरिया हैं जो हरियाणा पंजाब वाला, वो अलग कर दिया जाए, उसको एक अलग राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया जाए, जिसमें हिंदी भाषा वाले और पंजाबी भाषा वाले व्यक्ति
अपनी संस्कृति को बचा सके। ये इनका यही मानना था कि हरियाणा वाले ना ये सोचते थे कि पंजाब में रहकर उनकी संस्कृति का मतलब हनन हो रहा है, उनकी संस्कृति पिछड़ रही है, क्योंकि वहां उनकी संस्कृति को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। इसलिए इन्होंने अलग प्रांत की मांग करनी शुरू कर दी थी। 1946 ईस्वी में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस दिल्ली के सम्मुख अपने भाषण में अलग हरियाणा प्रदेश की मांग को उचित ठहराते हुए सरकार को इसे मानने की सलाह दी। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अभी रिसेंटली हमारा CET का एग्जाम हुआ था, तो उसमें यहाँ से पूछा गया था, तो आप इस फैक्ट को याद रखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में मास्टर तारा सिंह, ये देखिए जो नेता जितने भी हुए हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हुई हैं, इनको आपको याद रखना है कि किसने किस सन में क्या रोल प्ले किया, ठीक है जी, और अपने हरियाणा में क्या रोल प्ले किया, ये आपको याद रखना है। अपने पत्र अजीत में पंजाबी सूबा से भी एक आगे सिख राज्य की मांग की थी। इट मीन्स कोई अपना हरियाणा की मांग कर रहा है, कोई पंजाब की मांग कर रहा है। तो इस स्तर पर आकर उन जो है 1948 मतलब कि भारत आजाद हो चुका है, तो सभी अपने जो है राज्य की मांग करने लग गए थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब जितने फॉर्मूले आएंगे ना, जैसे सच्चर फॉर्मूला है और भी आगे फॉर्मूले आएंगे, भीमसेन सच्चर फॉर्मूला, जितने भी आएंगे वो आपको याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हरियाणा और पंजाब की जो है इतिहास डिपेंड करता है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला के कारण जो है हरियाणा का उदय होता है, क्योंकि इसमें हरियाणा को अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई गई है और उस पे जो है काम हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं कि किस फॉर्मूला में क्या काम हुआ था, न केवल ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपको हरियाणा, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं, आपको अपने हरियाणा के बारे में, अपने स्टेट के बारे में एटलीस्ट इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि ये किस प्रकार बना, किस प्रकार इसका उदय हुआ और किस किस कंडीशन पर कहाँ कहाँ इसकी मांग उठाई गई। ठीक है जी, आपको याद रखना है। सो बढ़ते हैं हम अपने सच्चर फॉर्मूला की तरफ। पंजाबी और हिंदी भाषाई प्रांतों की बात अनसुनी होने पर पंजाबी भाषी लोगों ने कहा कि वे हिंदी नहीं पढ़ेंगे और न प्रयोग में लाएंगे। अब मतलब इतनी कंडीशन खराब होने लग गई थी। पहले तो ये कह रहे थे कि हमें अलग प्रांत चाहिए, उसके साथ साथ अब ये भी इन्होंने बोल दिया था कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे और न ही प्रयोग में लाएंगे। इट मीन्स हिंदी को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया था। जो पंजाबी लोग थे पंजाब के, उन्होंने हिंदी पढ़ने से और यूज करने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। ऐसा ही हिंदी भाषी लोगों ने पंजाबी के विषय में कहा था। अब पंजाब वाले अपनी मांग उठा रहे हैं कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे और इधर हरियाणा वाले उठाने लगे कि हम नहीं हिंदी पढ़ेंगे। मतलब दोनों में आपसी मतभेद होने शुरू हो गए। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक है जी। उपरोक्त समस्या का हल पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर के द्वारा निकाला गया। अब एक व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आते हैं, मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर। उन्होंने इसका हल निकालने के लिए सोचा। ठीक है जी। अंत यह सच्चर फॉर्मूला के नाम से जाने लग गया। अब आपको मोटा मोटा सा याद रखना है कि सच्चर फॉर्मूले में क्या हुआ था। एक तो जी ये पंजाबी लोग और हरियाणा के लोग अपनी अपनी लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे थे। पंजाबी लोग कह रहे थे कि हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हरियाणवी लोग कह रहे थे कि हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे। मतलब भाषा के ऊपर मतभेद होने शुरू हो गए थे। ठीक है जी। और जो मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने इसका हल निकालने के लिए सोचा और यही इसमें सच्चर फॉर्मूले में होता है। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया। अब ये डेट भी आपको याद रखनी है कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार पंजाब को 2 भागों में बांट दिया, पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र।
हिंदी क्षेत्र में रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा, हिसार, घग्गर नदी के दक्षिण के भाग के जिले और अंबाला, जगाधरी और नारायणगढ़ तहसीलें। मतलब हिंदी क्षेत्र में आने वाले ये एरिया थे जिसमें हिंदी क्षेत्र था, मतलब इनमें अप्लाई होता था। पंजाबी क्षेत्र में सारा क्षेत्र सम्मिलित हो गया था, मतलब पंजाबी वाले में तो सारा ही सम्मिलित हो गया था। आपको ये हरियाणा के विषय में हरियाणवी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक है जी। पंजाबी क्षेत्र में सरकारी भाषा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में तय हो गई। मतलब क्या हुआ था, जो पंजाबी लोग थे, पंजाब के लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा कैसे चुनी थी? गुरुमुखी, मतलब गुरुमुखी उनकी लिपि थी। और जो हिंदी क्षेत्र में थे हरियाणवी वाले, हिंदी में उन्होंने देवनागरी लिपि को चुना था। ठीक है, ये भी ना याद रखना है, कॉमन सी बात है कि जो पंजाबी क्षेत्र के लिए यूज होने वाली लिपि थी वो गुरुमुखी थी और हिंदी क्षेत्र के लिए यूज होने वाली लिपि थी वो देवनागरी थी। सच्चर के अनुसार हिंदी क्षेत्र में प्री यूनिवर्सिटी कक्षा तक शिक्षा हिंदी माध्यम से होना निश्चित हुई और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी से। अब ना यहाँ पर एक ये भी हो गया था कि दोनों एरिया जो है अलग अलग हो गए थे। पंजाब का एरिया अलग हो गया था और हरियाणा का एरिया अलग हो गया था। तो इनकी एजुकेशन के लिए भी ना डिसाइड करना था। तो इसमें कहा गया कि जो हिंदी माध्यम से होगी वो पढ़ाई हरियाणवी वालों के लिए होगी और पंजाबी लैंग्वेज से होगी वो पंजाब के लोगों के लिए होगी। मतलब एजुकेशन के लिए भी इन्होंने ये लैंग्वेज डिसाइड कर ली थी। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हिंदी क्षेत्र के हर स्कूल में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य हो गया था। अब यहाँ से एक बात समझते हैं हम, जो हमारा हिंदी वाला क्षेत्र था, ठीक है जी, उसमें पहली जो है प्रेफरेंस किसको दी गई? हिंदी को दी गई। मतलब पहली लैंग्वेज कौन सी होगी? हिंदी होगी और दूसरी लैंग्वेज कौन सी होगी? पंजाबी होगी। और जो पंजाबी वाला क्षेत्र था, पंजाब वाला क्षेत्र था, उसमें क्या था, जो पहली लैंग्वेज होगी वो पंजाबी होगी और जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो हमारी होगी हिंदी। मतलब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज के बारे में काम किया था कि जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है जी, उसमें हमारी फर्स्ट एजुकेशन होगी। इट मीन्स हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हम किसको देंगे? अपनी लैंग्वेज को देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ऐसी बात हो गई थी। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथू वायनाड को फांसी दी गई। मतलब अब यहाँ पर एक फैक्ट निकल कर आता है, ये भी आपको याद रखना है। पेशवा सरकार ने अपने राज्य में ऐसा ही फॉर्मूला लागू किया था, जैसा फॉर्मूला हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला यूज हुआ था वैसा ही पेशवा सरकार ने किया था। हिंदी भाषाई क्षेत्र के लोगों ने हम पंजाबी को अनिवार्य रूप में क्यों पढ़े, ऐसा कहकर सच्चर फॉर्मूले का विरोध किया। अब सच्चर फॉर्मूले में क्या किया गया था, दो पार्ट्स में हमारा जो है पंजाब वाला और हरियाणा वाला एरिया डिवाइड कर दिया था। अब लोगों ने ये भी मांग उठानी शुरू कर दी थी, ये विरोध भी शुरू कर दिया था कि जो हिंदी वाले लोग हैं, हिंदी क्षेत्र वाले लोग हैं, वो पंजाबी को क्यों पढ़े, है ना। और पंजाब वाले लोग कह रहे थे कि हम हिंदी को क्यों पढ़े। यहाँ दोबारा से विरोध शुरू हो गया था। अब बात कर लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है? जब राज्य किसी भाषा के आधार पर, किसी संस्कृति के आधार पर बांटा जाए, मतलब अपनी जो है अलग प्रांत की मांग करे, उसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने भाषाई और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो है आगे मांग उठाई, मतलब आगे इनकी मांगे उठने लगी थी। सैयद फजल अली के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। यह आयोग फजल अली आयोग भी कहलाता है। अभी तक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो सच्चर फॉर्मूला पढ़ा, अभी हम एक आयोग पढ़ेंगे, फजल अली आयोग। पंजाब विधानसभा में हरियाणा के 22 विधायकों ने एक मत से आयोग के सामने अलग
हरियाणा राज्य की मांग उठाई गई थी। मतलब इसमें भी हरियाणा की मांग उठने लगी थी जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग ने 1956 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा था कि जो नए राज्यों का गठन है, भाषा के विवाद समाप्त नहीं होंगे बल्कि दोनों भाषाओं का अहित होगा। मतलब ये इन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने विवाद किया हुआ है वो कभी समाप्त नहीं होगा। इससे अच्छा हम ये कहें कि दोनों लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि दोनों लैंग्वेज को जब एक्सेप्ट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज तो जो भाषाओं का क्या होगा, अहित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्षेत्रीय फॉर्मूले के बारे में। पंजाब सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार ने अप्रैल 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू करके पंजाब को पंजाब और हरियाणा दो क्षेत्र में बांट दिया गया था। क्षेत्र फॉर्मूले के अनुसार निम्न बातें प्रस्तुत की गई। ठीक है जी, स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बाद आता है क्षेत्रीय फॉर्मूला। मतलब जहां क्षेत्र की बात हो रही हो और उसको निपटाने के लिए कोई फॉर्मूला तैयार किया गया हो, उसे क्षेत्रीय फॉर्मूला कहते हैं। पंजाब राज्य को द्विभाषी घोषित किया गया। द्विभाषी कैसे किया घोषित? क्योंकि इसमें दो लैंग्वेज हमारी आ रही थी, एक हिंदी और एक पंजाबी। अब हिंदी देवनागरी लिपि और पंजाबी गुरुमुखी लिपि राज्य को सरकारी भाषाएं मान ली गई थी। मतलब ये कह दिया गया था कि दोनों जो लैंग्वेज की है इम्पोर्टेंस है, आपको दोनों एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और ये एक सरकारी भाषाएं होंगी। राज्य को दो क्षेत्रों में बांट दिया गया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। मतलब फिर से जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूले का काम था वैसे ही क्षेत्रीय फॉर्मूले का काम होने लगा कि दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया गया और डिवाइड करके उनके मतलब जो है लैंग्वेज को सेट किया गया। हर क्षेत्र की भाषा, जिला और उसके नीचे उसकी अपनी भाषा तय हुई थी। हर क्षेत्र की व्यवस्था के लिए एक क्षेत्रीय कमेटी रखी जो उस क्षेत्र के विधायकों ने से बनेगी। मतलब ये जो है नियम थे इसके क्षेत्रीय फॉर्मूले के कि किन किन बातों को हमने फॉलो करना है। प्रत्येक क्षेत्र के विषय में कानून बनाने से पहले क्षेत्रीय कमेटी की सलाह लेना जरूरी करार दिया गया। दोनों क्षेत्रों की साझी विधानसभा और साझा गवर्नर तय हुआ। ठीक है जी, कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? पंजाब और हरियाणा। प्रत्येक क्षेत्र की अल्पसंख्यक जाति आदि को पूरी सुरक्षा प्रदान प्राप्त होगी ऐसा मान्य हुआ। केंद्रीय सरकार ने सब स्थानीय भाषाओं को उन्नति के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया। क्षेत्रीय फॉर्मूला आते ही पंजाब सरकार ने तुरंत एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसका काम राज्य को दो क्षेत्रों में बांटना था। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? क्षेत्रीय फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में संशोधन हुआ जिसे हम 7वां संशोधन कहते हैं, जो है 1956 में हुआ। राष्ट्रपति की आज्ञा से 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने उक्त क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू करते हुए कहा, राष्ट्रपति की आज्ञा से हिंदी और पंजाबी क्षेत्र की कमेटियां बना दी गई। मतलब अब ये जो है सारा कुछ जो है राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के अंडर आ चुका था, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अब बड़े स्तर पर काम होना तय हो चुका था। 1957 में प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री बने तथा उन्होंने इस योजना को पूरी सफल नहीं होने दिया। मतलब कि जो 1957 में मुख्यमंत्री बनते हैं पंजाब के प्रताप सिंह, उसने इस योजना को मतलब इसका फेवर ही नहीं किया। ठीक है जी, इसको सफल ही नहीं होने दिया। 1960 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए मोर्चा लगा दिया। मतलब यहाँ ये भी तारा सिंह है जो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन प्रताप सिंह कैरो ने मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार करवा दिया गया। मतलब इतनी हद तक अब चीजें आगे बढ़ने लगी थी कि
जेल जाने तक की कंडीशन यहाँ पर बन गई थी। आगे बढ़ते हैं। मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद संत फतेह सिंह ने अपनी मांग मनवाने के लिए 18 नवंबर 1960 से आमरण अनशन रखते हुए सत्याग्रह का ऐलान कर दिया था। ठीक है जी। मास्टर तारा सिंह ने जेल से छूटते ही संत फतेह सिंह का व्रत तुड़वा दिया और स्वयं व्रत रख लिया। मतलब इतनी हद तक कंडीशन बढ़ गई थी कि लोग अब जो है भूख अनशन करने लगे थे। ठीक है जी, भूख हड़ताल लोग करने लगे थे। 48 दिन के बाद मास्टर तारा सिंह ने व्रत तोड़ दिया, जिससे उनकी काफी बदनामी हुई। अब ये क्या करते हैं तारा सिंह, पहले तो इनसे जो है फतेह सिंह से व्रत तुड़वा देते हैं कि भाई मैं रखूंगा व्रत, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर 48 दिन के बाद ये खुद व्रत तोड़ देते हैं, जिससे कारण इनकी बदनामी होती है। 1965 ईस्वी के आखिरी दिनों में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की खातिर पुनः व्रत रखने का ऐलान किया। 15 दिन के बाद आत्मदाह कर लेने की बात कही गई और कहा कि मैं अब दोबारा से जो है व्रत रखूंगा और 15 दिन के बाद मैं आत्मदाह कर दूंगा। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाने के कारण इन्होंने अपना व्रत का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया। ठीक है जी, क्योंकि इस टाइम पर भी ना जो है भारत और पाकिस्तान के बीच इतने मतभेद दोबारा से पनप रहे थे कि इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी यहाँ पे। ठीक है जी, तो एक तरफ तो राज्य के जो है पुनर्गठन के बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरा इस टाइम पर जो है युद्ध की कंडीशन भी बनने लगी थी। भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति पश्चात 10 अगस्त 1965 को संत फतेह सिंह ने अकाल तख्त के सामने व्रत रखने का ऐलान किया। अपने आत्मदाह की तिथि 25 दिन बाद 10 सितंबर 1965 को रखी। अब इन्होंने दोबारा से ये कंडीशन अपना ली थी। अब बात करते हैं हरियाणा में प्रतिक्रिया। इस दौरान हरियाणा में क्या प्रतिक्रिया हो रही थी जब राज्य पुनर्गठन का जो है समय चल रहा था। संत फतेह सिंह के व्रत की हरियाणा में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जनसंघ को छोड़कर लगभग सभी वर्गों ने भारत सरकार तथा पंजाब सरकार से अपील की थी कि वे पंजाब सूबे की मांग को स्वीकार करें और हरियाणा का राज्य अलग बना दे। मतलब यहाँ पर जो सभी लोग थे, सभी वर्गों से लोग थे, चाहे वो कृषिक वर्ग थे, दास वर्ग थे और जो है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, जितने भी वर्ग थे वो सब ये बात मतलब इस कंडीशन पर अड़ गए थे कि उनको क्या करना है, हरियाणा को अलग राज्य बना कर दे, इस मांग पर अड़ गए थे। 23 सितंबर 1965 को गृह राज्य मंत्री ने भारतीय संसद के दोनों सदनों में पंजाब के पुनर्गठन के प्रश्न के संबंध में संसदीय समिति के गठन संबंधी सरकार के निर्णय की घोषणा करी। इसके तुरंत बाद सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब के पुनर्गठन हेतु संसदीय समिति का गठन हुआ। मतलब ये हरियाणा की प्रतिक्रिया है कि हरियाणा में उस टाइम क्या क्या हो रहा था। अब बात कर लेते हैं पुनर्गठन स्वीकार के बारे में। ठीक है जी, हुकम सिंह समिति ने पंजाब का पुनर्गठन स्वीकार करते हुए यह सिफारिश की थी कि पुनर्गठन हेतु सीमा आयोग बनाया जाए। मतलब अब ये किसकी मांग कर रहे थे, सीमा आयोग की बात कर रहे थे। 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने हुकम सिंह समिति के अनुसार 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्य थे जस्टिस जे.सी. शाह, सभापति श्री एस. दत्त और श्री एम. फिलिप। ठीक है जी, ये इनके सदस्य थे। 31 मई 1966 को सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत को सौंप दी थी। मतलब अब क्या था कि ना जो है ये पुनर्गठन का कार्य जोरों शोरों पर शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें अब रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस हो गई थी। मतलब ये हो गया था कि इसको एक प्रूफ के आधार पर अब सामने लाया जाने लगा था। अब नोट देख लेते हैं। आयोग ने 43-14 लिखित मेमोरेंडम देखे और सैकड़ों लोगों को मौखिक रूप से सुना था।
ठीक है, मतलब आयोग की इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं सीमा आयोग की रिपोर्ट के अनुच्छेद 135(3) के अनुसार नवनिर्मित हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों के शामिल होने की सिफारिश थी, जिसमें जिला हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, नरवाना और जिंद तहसील जिला संगरूर और तहसील खंडहर चंडीगढ़ सहित नारायण, अंबाला और जगाधरी शामिल थे। अनुच्छेद 135(1) में हिमाचल प्रदेश और 135(2) में पंजाब के भागों का उल्लेख है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि काफी बार ना अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इस अनुच्छेद के अंदर हरियाणा में क्या प्रतिक्रिया हुई, ठीक है, जब क्या पुनर्गठन का जो है समय चल रहा था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। श्री एस दत्त ने आयोग की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की खंड चंडीगढ़ हरियाणा में शामिल हो। उन्होंने अपना विमत देते हुए इस क्षेत्र को पंजाब में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा राज्य का गठन। अभी तक हमने सिर्फ वो देखा था इसकी पृष्ठभूमि की हरियाणा की मांग कहाँ कहाँ हुई, किस किस टाइप से हरियाणा में की मांग को उठाया गया, किस आयोग के कारण उठाया गया, कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए हरियाणा की मांग को लेकर पंजाब से अलग करने के लिए, वो हमने सारा देखा। अब देखते हैं 18 सितंबर 1966 को सीमा आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को पारित किया गया। ठीक है जी, 18 सितंबर 1966 को भारत के राष्ट्रपति से हस्तलिखित होकर यह गजट ऑफ इंडिया को प्रकाशित हुआ। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के भाग 2 अनुच्छेद 3 में हरियाणा की सीमाओं आदि की व्याख्या की गई, जो इस प्रकार है। मतलब उसके बाद इतनी सिफारिशें यहाँ पर होने लगी थी क्योंकि एक ये दौर आ गया था कि अब हरियाणा और पंजाब को अलग करना ही करना है। निश्चित दिन से एक नए राज्य का निर्माण होगा और जो हरियाणा कहलाएगा। इसमें पंजाब राज्य के लिए जो है निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। मतलब अब ये कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, पहले इसको गुड़गांव कहा जाता था, अब इसका नाम गुरुग्राम है। करनाल, महेंद्रगढ़ के जिले, संगरूर जिले की नरवाना और जिंद तहसीलें, अंबाला जिले की अंबाला, जगाधरी और नारायणगढ़ तहसीलें, अंबाला जिले की करहन तहसील की पंजोर, कालूंगो सर्कल इसमें शामिल होंगे। अंबाला जिले की तहसील के मनी माजरा के कानूंगो सर्कल का क्षेत्र जो प्रथम परिच्छेद में अनुसूचित है, इसके बाद से क्षेत्र पंजाब राज्य के अंग नहीं रहेंगे। मतलब अब इन्होंने कंडीशन लगा दी थी कि ये एरिया है, अब इनको हम अलग कर रहे हैं और ये पंजाब क्षेत्र से अलग हो गए, उसके अंग नहीं रहेंगे। विधेयक के भाग 4 के उच्च न्यायालय के विषय में व्याख्या थी। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 था, जिसमें कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा की सांझी उच्च न्यायालय होगा। मतलब दोनों का हाई कोर्ट एक ही होगा, पंजाब और हरियाणा का। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में एक नए राज्य का उदय हुआ। अब आपको ये डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक नए राज्य के रूप में उभर कर आया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। ये भी आपको याद रखनी है बात कि भारत का कौन से नंबर का राज्य हरियाणा बनता है, 17वें नंबर का राज्य बनता है। इससे पहले इंग्लैंड दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। मतलब इससे पहले ही इंग्लैंड के ऊपर काम हो चुका था, वो भी एक राज्य के रूप में विकसित हो चुका था। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हरियाणा जो मतलब एक अलग राज्य बना। हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था। ये आपको ना 3-4 फैक्ट ऐसे हैं, एक तो किस नंबर का राज्य बना, ठीक है, और कौन से संशोधन के बाद बना,
ये आपको याद रखना है। हरियाणा राज्य के गठन के समय 7 जिले थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट निकल कर आता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पर हरियाणा में कितने जिले थे? तो कितने जिले थे जी? 7 जिले थे। वो 7 जिले कौन कौन से थे? अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ना जो 7 जिले हैं उनकी ट्रिक देख लेते हैं। मैंने उनकी ट्रिक लिखी है। घर जेके में मतलब घर जम्मू कश्मीर में, ये हमने ट्रिक बनाई हुई है। इससे आपको याद रह जाएंगे सातों के 7 जिले। जे से हमारा आ जाता है गुरुग्राम, एच से हिसार, अंबाला, रोहतक, जिंद, करनाल, महेंद्रगढ़। ये आपको ट्रिक याद रखनी है जिससे आपको याद हो जाएंगे कि जो हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। उनको ट्रिक याद रखनी है उसकी घर जेके में मतलब घर जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं किस जिले की स्थापना कब हुई थी। देखिए अभी ना जो मैं अभी आपको बता रही थी सीटी का एग्जाम हरियाणा में, तो उसमें क्या था जो जिलों की स्थापना थी वो पूछ ली गई थी। लेकिन ना हम ऐसा करते हैं बच्चे ना, जो जिले तो उनको याद है कि जिले कौन कौन से थे, लेकिन ना उनको ये नहीं पता कि उनकी स्थापना कब हुई थी। तो ना अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपना बेस बनाना है, तो आपको ये भी याद रखना है किस जिले की कब स्थापना हुई थी। ठीक है जी। जो भिवानी और सोनीपत था 22 दिसंबर 1972, कुरुक्षेत्र था 23 जनवरी 1973, सिरसा 26 अगस्त 1975, फरीदाबाद 15 अगस्त 1979, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर 1 नवंबर 1979। ठीक है। और यहाँ ना एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जब पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर बने थे तो इसी ना टाइम पर एक ना रूल आ गया था कि जो 21 वर्ष थी मत देने की आयु मतलब वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, उसको ना घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं इसके टाइम पर। पंचकुला 15 अगस्त 1995, फतेहाबाद झज्जर 15 जुलाई 1997, मेवात 4 अप्रैल 2005, पलवल 15 अगस्त 2008। देखिए ये ना आपको याद रखने हैं, चाहे ना आपको जैसे मर्जी याद हो पर ये याद करने हैं कि किस जिले की स्थापना कब हुई थी, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। आगे देख लेते हैं जो चरखी दादरी है वो अभी रिसेंटली बना है 16 नवंबर 2016 को। जो है आगे है 1989 में 89 में तो इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए इसको इंग्लिश में ही पढ़ लो। 1989 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत 21 से 18 उम्र कर दी गई थी, मैंने अभी आपको बताया। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212। हरियाणा का क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। हरियाणा को पंजाब का 33.88% क्षेत्रफल मिला जो कुल भारत का 1.34% क्षेत्रफल है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है जी। और देखिए आप ना ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि चीजें आपको याद रहें। ठीक है जी। क्योंकि जब तक आपको चीजें याद नहीं होगी तो आप उनको रिमेम्बर नहीं कर पाओगे, है ना। तो इनको याद करते रहिए और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है किसी पॉइंट में आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो मैंने बनाया है कंटेंट ये इनफ है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको भी ना 3-4 बार मतलब रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे अच्छे से पढ़े, रिवीजन करें। ठीक है जी। और जो हमारी शॉर्ट्स वीडियो हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया है जो हमारी शॉर्ट्स वीडियो है उन्हें जरूर देखें, क्योंकि ऐसा मैंने वहां जो है वन लाइनर के फॉर्म में जो है कंटेंट दिया हुआ है।
काफ़ी बच्चे ये होते हैं जिन्होंने पहले थ्योरी पढ़ रखी है, मतलब उनको दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रिवीजन की उन्हें बार-बार ज़रूरत रहती है। इसलिए वन लाइनर के फॉर्म में मैंने शॉर्ट्स रखे हुए हैं, आप वो पढ़ें, ठीक है? उनको देखें अच्छे से। कोई पॉइंट में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, कमेंट करें कि मैम ये पॉइंट है, इसको क्या करना है, ठीक है? वो मैं बताऊँगी, लेकिन आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आपको वो तभी याद होंगे जब तक आप उनको, मतलब ये है कि आपको देखना है। दिन में 2 से 3 बार देखते रहिए, रिवीजन हो जाएगी आपकी अच्छे से। ठीक है जी? तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है जी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।